वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ DHTML। ठीक है, HTML वर्सेस DHTML और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो लेट्स। DHTML होता क्या है? DHTML इज अ डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, मतलब HTML में हम क्या बनाते हैं? स्टैटिक पेज बनाते हैं। ठीक है, और DHTML का मतलब अगर हमें HTML के पेजेस को डायनामिक बनाना है देन वी यूज अ DHTML, दैट इज डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, dynamic HTML is not a markup or programming language, but it is a term that combines the feature of various web development technology for creating the web page dynamic and interactive. That means dynamic HTML जो है वो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ना कोई मार्कअप लैंग्वेज है ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये क्या है? DHTML इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी। ठीक है, ये क्या है? कॉम्बिनेशन है वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज का। जैसे इधर फर्स्ट HTML। ठीक है, HTML जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है CSS एंड ये है जावास्क्रिप्ट। और जावा DHTML क्या हो गया? इन सब का कॉम्बिनेशन, प्लस इसके अंदर एक DOM भी होता है। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि DHTML पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज नहीं है बट कॉम्बिनेशन है वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज का, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? जिसके अंदर HTML, ठीक है, CSS जो कि हम कवर कर चुके हैं, और जावास्क्रिप्ट जो हम अब कवर करने वाले हैं। ठीक है, और एक होता है डॉम। ओके, देखिए CSS मैंने कंप्लीट करा दिया स्टूडेंट लेवल पे जितना सफिशिएंट होता है। अगर आपको लगता है इसके अलावा भी आपको CSS एडवांस के भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलिए। DHTML कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर कंपोनेंट और लैंग्वेज, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट इज HTML। HTML हम पढ़ चुके हैं। HTML इज अ क्लाइंट साइड मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये DHTML का कोर कंपोनेंट होती है, यानी बेसिक कंपोनेंट जो है ना DHTML का, वो क्या होता है? HTML, क्योंकि इसी से ये बनी है। वो स्टैटिक, ये डायनामिक। ओके, CSS आपको पता है CSS क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। वो क्या करती है? HTML पेजेस की लुक्स को एनहांस करती है। ओके, तो ये HTML हो गया। नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये भी स्क्रिप्टिंग ही लैंग्वेज है। ठीक है, विच इज डन ऑन क्लाइंट साइड। ये कहाँ पे रन होती है? ये होती है क्लाइंट साइड पे रन। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज की जाती है किसके अंदर? DHTML के अंदर। ठीक है, अच्छा जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज कर रहे हैं? हमने HTML बना लिया, CSS कर लिया। ठीक है, HTML में क्या किया हमने? सिंपल वेब पेज का एक स्ट्रक्चर बनाया। ओके, CSS से उसको क्या किया? और अट्रैक्टिव बनाया। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने कोई भी चीज होगी उसको एक्सेस करना, उसको कंट्रोल करना, वो सब कहाँ करेंगे हम? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, एक पेज को बनाया, बना के उसको डिजाइन करा, ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव बनाया, देन उसके अंदर के जो भी डेटा होंगे उसको एक्सेस करने के लिए वी यूज जावा स्क्रिप्ट। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इसका अभी जावास्क्रिप्ट का मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में है क्या और क्यों यूज होती है, सब कुछ। ठीक है, पहले हम इसका लास्ट कंपोनेंट देख लेते हैं DHTML का, दैट इज डॉम। डॉम इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब है कि अगर हमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क करना है देन वी यूज अ DOM। ओके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? हमारे वेब पेज को बताता है। ठीक है, मान लीजिए इफ यू वांट टू एक्सेस एनी एलिमेंट इन HTML पेजेस, तो क्या करेंगे आप? यू ऑलवेज स्टार्ट विथ एक्सेसिंग द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, राइट? ठीक है, अभी डॉम के बारे में हम और पढ़ेंगे, एक पूरा वीडियो बनेगा तो उसमें आपको डिटेलिंग समझ में आ जाएगी। बस अभी इतना समझ लीजिए कि जब हम HTML पेजेस के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, देन वी यूज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑलवेज स्टार्ट किससे होता है? डॉक्यूमेंट, फिर आगे डॉट, जो भी ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, डॉम में आप वो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों हम अभी नेक्स्ट एक वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए DHTML के अंदर ये चारों चीजें आ गई। ये मैंने DHTML आपको यहाँ क्यों एक्सप्लेन किया है? इसलिए क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, HTML पढ़ चुके हैं, CSS आप पढ़ चुके हैं, जावास्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं, और आप डॉम आप पढ़ेंगे, तो ये इसी के पार्ट है। वो करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। HTML ने क्या करा?
ये मेरा HTML है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कंटेंट लिखते हैं। डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अभी मैंने समझा तो दिया है पूरा। HTML में हम क्या करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। CSS में क्या करते हैं, CSS के अंदर जो रूल्स लिखते हैं, वैल्यू सेलेक्टर वगैरह लिखा था हमने, है ना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, HTML पेज की क्या करता है, अपीयरेंस बढ़ाता है, ओके। और HTML पेज किस तरीके से मैनिपुलेट होगा, इट मीन्स उसका बिहेवियर क्या होगा, वो सब क्या कौन बताता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और अब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ HTML पेज की स्क्रिप्टिंग होती है, CSS की भी होगी ना, क्योंकि HTML के साथ CSS क्या हो गया, कंबाइंड हो गया, ठीक है। तो दोनों पेज के जो बिहेवियर है वो कौन बताता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट इज द HTML और DHTML के बीच का डिफरेंस। देखिए जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट लेवल पे कभी भी कि डिफरेंस क्या है HTML DHTML। सबको ये पता होता है ये डायनामिक है, ये HTML ये हाई स्टैटिक है, और DHTML क्या है, डायनामिक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए डिफरेंसेस है, ठीक है। ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। HTML क्या है, सिंपल मार्कअप लैंग्वेज, okay, but DHTML is not a language, I have already told you, okay, ठीक है। अब HTML क्या करते, इट इज यूज फॉर डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग वेब पेजेस, ये तो आप सबको पता है। It is used for creating and designing the animated and interactive website or pages। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेक्टिव, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो DHTML के अंदर क्या नई चीज जुड़ गई, इंटरेक्टिव वेब पेजेस। उसके अंदर क्या था, क्रिएटिंग वेब पेज ओनली, बट इसके अंदर डिजाइनिंग एनिमेटेड, एनिमेशन सब जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। एनिमेट किसी पे क्लिक करा तो वो मूव करने लग जाए या कलरफुल बन जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हियर एनिमेटेड, ओके। इंटरेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया, भाई यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, उसके साथ कोई चीज सबमिट कर रहा है, उसको रेस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए डिफरेंस को सिर्फ एक तरीके से दिमाग में बैठाने से कुछ नहीं होता, अगर उसको आप समझ लेंगे तो डिफरेंस अपने आप बना लेंगे, ठीक है ना। HTML क्रिएट्स स्टैटिक वेब पेज, ये हमने पढ़ा था अभी। DHTML क्या क्रिएट करता है, डायनामिक वेब पेजेस। सेम ऐसे HTML डजंट हैव एनी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कोड, बट DHTML के अंदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कोड होती है, ठीक है। HTML doesn't have any server side scripting level। HTML के अंदर तो कुछ भी नहीं करते, हम सिंपल HTML में हेड टैग करते हैं जो कि स्टैटिक पेज बनाता है, ठीक है। लेकिन DHTML क्या कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई DHTML have server side scripting code, okay। HTML file are stored with the .html और HTML extension, sorry HTML extension, and DHTML क्या होता है, बस इसमें D इंक्लूड हो जाता है एंड नथिंग, ठीक है। डेटाबेस कनेक्टिविटी नॉट रिक्वायर्ड इन HTML। HTML में डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं है, जब हम कोई इवेंट ही जनरेट नहीं करते, कोई इवेंट ही नहीं होता, तो कनेक्टिविटी किस बात की, ठीक है। अब देखिए DHTML में कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे आप जब बटन बनाएंगे, बटन पे सबमिट करेंगे तो क्या एक इवेंट जनरेट हुआ, एक एक्शन परफॉर्म होगा, तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मत कीजिए, सिंपल आप टेक्स्ट पे आ जाइए, पर हर बार फॉर्म में तो ऐसा होता नहीं, फॉर्म में क्या होता है, डेटा सबमिट होता है तो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना, तो दैट इसका मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। HTML create a plain page without any style and script, okay, but HTML creates a page with the HTML CSS and DOM and script here, script is a JavaScript, ठीक है, आप JavaScript कह सकते हैं ना, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो प्लेन पेज नहीं बनाते उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, CSS के उससे एनिमेटेड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। HTML doesn't use event and method, इवेंट मेथड नहीं होते, बट DHTML के अंदर इवेंट भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं, प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है, इन HTML पेजेस, ओके। तो ये तो था इनके बीच का छोटा सा डिफरेंस। ना हमारा जो मेन पॉइंट, हमारा जो मेन टॉपिक है जावास्क्रिप्ट, वो अब यहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट है क्या, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी जावास्क्रिप्ट होती क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कौन सी, क्लाइंट साइड, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है, इसे ध्यान से देखिए, लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is used by several website for scripting the web page। it means किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट एक लाइट वेटेड उप्स लैंग्वेज है, ऐसे समझ लीजिए, क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। बट आती है कि इसमें तो क्लासेस भी बनेंगी, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। इट इज एन इंटरप्रेटेड फुल फ्लैश प्रोग्रामिंग
language that enables dynamic interactive on website when applied to an HTML document. इसके अंदर हम क्या करते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट को जब उस पर अप्लाई करते हैं जावास्क्रिप्ट को, तो वो क्या बनाता है उस पेज को डायनामिकली इंटरेक्टिव। ठीक है, डायनामिकली इंटरेक्टिव मतलब डायनामिक भी है और इंटरेक्टिव भी है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं डायनामिकली इंटरेक्टिव। ओके, अब फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या है? सबसे पहले जितने भी पॉपुलर वेब ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो all popular web browsers support JavaScript as they provide built-in execution environment. Right? It follows the syntax and structure of C programming language. जहाँ पे ये बात आ जाती है कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आधे लोग तो ये सोचेंगे यार जावास्क्रिप्ट तो C की तरह इतनी टफ होगी, राइट? तो ऐसा नहीं है, कईयों को एक्चुअली सी ना बहुत ज्यादा टफ लगती है बिकॉज उसके अंदर फाइल के काफी लेंदी प्रोग्राम्स होते हैं, दैट्स व्हाई। अदरवाइज वो इतनी टफ नहीं है, फाइल हैंडलिंग वगैरह थोड़ा सा ज्यादा लगता है बच्चों को। ठीक है, तो ये मत समझिए कि इसमें लिखा है अगर ये सिंटैक्स स्ट्रक्चर सी का फॉलो कर रही है तो ये भी बहुत ही टफ है, नहीं। जब आप इसको बनाएंगे ये इतनी इंटरेक्टिव बनने वाली ना, इतनी ज्यादा हमें बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा एनिमेटेड टाइप की भी चीजें बनती है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज सिर्फ इसलिए कहलाती है बिकॉज इसके जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है वो कैसे है, बिल्कुल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है। बट गाइस ये बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स नहीं बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी कोडिंग वोडिंग नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, वो एडवांस लेवल पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हम एडवांस लेवल का अभी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्यों कहला रही है, क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और सिंटैक्स को फॉलो करती है, दैट्स व्हाई। वीकली टाइप लैंग्वेज होती है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस प्रोटोटाइप रादर देन यूजिंग क्लासेस फॉर इनहेरिटेंस। देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा था, ये ऊप्स तो है पर दिमाग में आता है क्लासेस वगैरह, बट ये क्लासेस यूज नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे फिर से आ गया। देखिए क्या लिखा है कि वो क्लासेस नहीं यूज करती है इनहेरिटेंस के लिए, सिर्फ एक प्रोटोटाइप है उसको फॉलो करती है, ठीक है, इसलिए भी ये इजी है। ओके, लाइट वेटेड भी होती है और इंटरप्रेटेड भी है, क्योंकि खुद ही इंटरप्रेटेड कर देती है, ठीक है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एचटीएमएल में तो आपने एच कैपिटल भी लिख दिया चल जाएगा, बट यहाँ पे अगर जे स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है, एस कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना है। ओके, सपोर्टेबल इन सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत विंडोज मैक ओएस एक्सेट्रा, ठीक है। गुड कंट्रोल टू द यूजर ओवर द वेब ब्राउजर, इसका गुड कंट्रोल होता है, ठीक है, वेब ब्राउजर पे। ओके, आई होप फीचर्स आपको समझ में आ गए हो। इसमें फिर भी किसी में अगर कोई भी वर्ड में अगर आपको डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। कोई भी वर्ड को रटना नहीं है, ठीक है। जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग की तरह समझ लिया, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे ओप्स था, और हमें कोई भी चीज को रटना नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, बस ये आपको रटने पड़ेंगे बिकॉज एप्लीकेशंस में आप क्या करेंगे, इसमें तो कोई अपने दिमाग नहीं लगा सकते ना, राइट, ठीक है। यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेबसाइट, इट इज मेनली यूज फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन। फर्स्ट क्या है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अब इसमें देखिए क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब है, मैं आपको एक एक जो एप्लीकेशन है उसको एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आप उसके बारे में समझ सके। ऐसा नहीं है कि मैंने एक पॉइंट लिख दिया क्लाइंट साइड वैलिडेशन डायनामिक, नहीं, मैं इसे स्किप नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए क्लाइंट साइड, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसके चक्कर में, बट आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। ओके, क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे आप एक कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल उसका यही हो सकता है। आपने कोई फॉर्म भरा, आप सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, आपने सपोज मोबाइल नंबर में 10 डिजिट की जगह 6 डिजिट डाल दी। ओके, तो वो वहां पे क्या दिखाता है, आपको एक एरर दिखाता है ना, शो करता है ना कि नंबर शुड बी 10 डिजिट, है ना, इस टाइप से। तो वो सब क्या होता है, ये होते हैं वैलिडेशन। इट मींस हमने चेक करा कि भाई जो यूजर ने इनपुट डाला वो क्या एग्जैक्ट है जो उसे डालना चाहिए, मतलब कुछ तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक होता है ना, जैसे कि मोबाइल का नंबर तो 10 डिजिट से कम का नहीं होता, ठीक है। मान लो किसी का नाम लिखना है और कोई वहां पे नंबर डाल रहा है 1 2 3 4, हम वहां भी वैलिडेशन लगा सकते हैं भाई, जो आप स्ट्रिंग वो जो भी नेम डाल रहे हो वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, ठीक है, या जो भी आपको मैसेज डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो ये जो चीज है ये सारी क्या कहलाती है, वैलिडेशन।
और अगर ये वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे लग रहा है, इट मीन्स क्लाइंट को वहीं पे दिख रहा है और वहीं पे हम, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को वहीं दिख रहा है इसका मतलब सर्वर साइड नहीं हो सकते, नहीं ऐसा नहीं होता। क्लाइंट साइड पे दिखने का मतलब है कि मैंने वो क्लाइंट जो वो होती है स्क्रिप्ट लैंग्वेज है उसके अंदर उस वैलिडेशन को लगाया है, ठीक है। ऐसा मैं इन वैलिडेशन को कहीं और भी लगा दूंगी, जैसे मैंने सपोज पीएचपी के अंदर लगाया तो वो सर्वर साइड वैलिडेशन हो जाएंगे। ओके, तो मैंने क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाए, वो मुझे शो हुए, ठीक है। तो वो मैंने किसके थ्रू करा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। समझ में आ गया कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डायनामिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज। देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यूज ये तो आपको पता है, इतने फॉर्म भरते हैं, इतने सब चीजें करते हैं आप लोग, बट वाई वी यूज अ डायनामिक। डायनामिक का मतलब है ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है अपने आप। ऐसा नहीं है मैंने स्टैटिक भर दिया, भाई मुझे स्टेट भरना है तो मैंने 4 स्टेट उसमें फिल कर दिया। देखिए स्टेट वगैरह तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं से उठ के आ रहा है वो, ठीक है, या चेंज हो रही है वैल्यू, जैसे सपोज मान लीजिए इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है, आप होटल वगैरह रिजर्व करा, होटल रिजर्वेशन हो सकता है, फूड आप मंगवा रहे हैं नेट से, ऑनलाइन फूड नहीं हुई, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, सपोज उनके पास 2 ही चीज अवेलेबल है तो वो चाहते हैं कि बस वो 2 ही चीज ड्रॉप डाउन के अंदर दिखे। अगर उनके पास 5 चीज अवेलेबल है तो वो 5 चीजें क्या हो, ड्रॉप डाउन के अंदर दिखे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायनामिक। तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, राइट। डिस्प्ले डेट एंड टाइम, अब डेट एंड टाइम तो फिक्स नहीं होता ना, स्टैटिक तो नहीं होता, डेट एंड टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो वो भी हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉपअप विंडोज एंड डायलॉग बॉक्सेस। जब भी आप एंटर करते हैं यहाँ पे देखते हो वो हम वेबसाइट पे नहीं कर देते हैं पॉपअप विंडोज, वो एनेबल डिसेबल, ठीक है। तो गाइस एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप जावास्क्रिप्ट को रन कराएंगे आपका पॉपअप डिसेबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप अलर्ट लगाएंगे, प्रॉम्प्ट लगाएंगे या कोई भी डायलॉग बॉक्स लगा सकते हैं, तो वो आपका जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे ना, जब भी आप, तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा होगा आपका, हो सकता है डिसेबल हो रहा हो। पॉपअप विंडो हम लोग करते क्या, जनरली डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। तो पॉपअप विंडो और डायलॉग बॉक्सेस हम इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। हम ला सकते हैं कि भाई इस मैसेज पे क्लिक करो तो उसके सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाए, ओके। क्लॉक्स डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सफिशियंट है इसकी एप्लीकेशन, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है पर आई थिंक ये सफिशियंट है, और आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं अपना बेसिक प्रैक्टिकल चीजें जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स वगैरह पे। हमने पढ़ लिया जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एप्लीकेशंस क्या होती है, ठीक है, और उसके फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स मतलब कि उसके एडवांटेज, ओके। जावास्क्रिप्ट शुरू करने से पहले गाइस मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए अगर आपके फ्रेंड सर्किल या कहीं पे भी आपको लगता है कि जो रेगुलर है उनको तो देखिए कॉलेज में स्टडी हो जाती है, बट जो प्राइवेट करते हैं, डिस्टेंस से जो लर्निंग कर रहे हैं ना, उनके साथ आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी मतलब ऐसा ना लगे कि प्रोग्रामिंग काफी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि धीरे धीरे मैं हर प्रोग्रामिंग के वीडियोस इसमें अपलोड करती रहूंगी। तो प्लीज गाइस उन लोगों को आप ये शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि वो इसका फायदा ले सके, उन्हें ये ना लगे कि जैसे कई बार होता है भाई जॉब के साथ प्राइवेट कर रहे हैं, कैसे वो ये सब चीजें मैनेज करेंगे, भाई कैसे पढ़ेंगे। उन्हें जब तक प्रैक्टिकल हम इसमें नहीं करते तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता, राइट। तो काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो प्राइवेट या डिस्टेंस से एमसीए वगैरह कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज गाइस उनको आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने कंटेंट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स। जावास्क्रिप्ट भी किसके अंदर लिखी जाती है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। अच्छा डॉट राइट, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये सब मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगी, बट हियर यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी HTML पे कुछ लिखना हो, मैंने आपको बताया था डॉम के वो यूज करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू क्या कर रही हूँ, मैं उस HTML पेज पे ही लिख रही हूँ जावा स्क्रिप्ट इज अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरा जो ये HTML पेज बना है इसी पे यहीं पे क्या मुझे आउटपुट में दिखाएगा, जावा स्क्रिप्ट इज अ सिंपल लैंग्वेज। जैसे आप प्रिंट एफ करते थे ना, स्कैन एफ से इनपुट लेना, प्रिंट एफ से कराना, तो वैसे समझ लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, डिस्प्ले कराता है, सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्क्रिप्ट का ये जावा स्क्रिप्ट का सिंटेक्स तो समझ में आ गया होगा। स्क्रिप्ट के अंदर सिंपल ये लिखिए और यहाँ पे जितना भी हमारा कोड लिखना है वो इन दोनों के अंदर आएगा, ओके।
अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि हम जावास्क्रिप्ट को कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने सीएसएस में 3 तरीके से लिखा था, राइट? बिल्कुल वैसे ही या थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, लेकिन तरीके वही हैं तीनों। ओके, एक तो था बिटवीन द हेड टैग। अगर आप ध्यान से देखें तो हेड टैग हमारे सीएसएस की तरह ही इंटरनल हो गया, ठीक है, ये इंटरनल हो जाता है। और बॉडी टैग का मतलब आप याद कीजिए सीएसएस में इनलाइन वाला हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं, वही लिखते हैं ना पर्टिकुलर टैग के अंदर। तो बिल्कुल देखिए वही चीज है, बस घुमा के उसको लिखा हुआ और कुछ नहीं। हेड टैग वाला हमारा इंटरनल था, फिर एक बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं और एक बनती है हमारी एक्सटर्नल फाइल जैसी वहां बनी थी, ठीक है। तो 3 तरीके से हमने इसको लिखा, हेड टैग, बॉडी और एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। 3 तरीके हुए। अब हम तीनों को किस तरीके से लिखते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले वाला हेड टैग देखिए, ठीक है, क्योंकि हेड टैग ऊपर आ गया हेड। अब वही देखिए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने इसको बंद करा। यहाँ मैंने अभी आपको बताया था टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट बताई थी, राइट? ठीक है, आप लैंग्वेज इक्वल टू भी जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं। ओके, वैसे भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। काफी जगह आप लोगों ने रीड करा होगा लैंग्वेज को तो जावास्क्रिप्ट भी लिख देते हैं। ओके, नाउ ये देखिए, ये तो सिंपल फंक्शन है, ये मैं आपको फंक्शन के अंदर ही बताऊंगी। आप इतना समझ लीजिए, ये जो मेरा जो कोड है ये वाला, ठीक है, ये जो कोड है इस कोड को मैं एज इट इज उठा के यहाँ रख रही हूँ हेड के अंदर, ठीक है। ये पूरा हेड के अंदर आ गया, तो इसको इस तरीके से हेड के अंदर लिखते हैं। अगर मैंने इसे उठा के बॉडी के अंदर लिख दिया तो ये बॉडी के अंदर हो गया। देखिए बॉडी टैग के अंदर उसी बिल्कुल वो का वो ही मेरा सिंटेक्स है जो यहाँ पे था, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। आप इसी वाले कोड को यहाँ लिख दीजिए और इस वाले कोड को यहाँ लिख दीजिए, सेम। तो बॉडी के अंदर लिखना इस तरीके से आपको हेड के अंदर लिखना आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा होता है थर्ड वाला, दैट इज द एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। एक्सटर्नल फाइल में क्या करा, उसी कोड को उठा के किसी और फाइल के अंदर, एक नई फाइल के अंदर सेव कर दिया। वो फाइल मैंने किसमें बनाई, नोट पैड के अंदर, ठीक है। अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया एक्सटर्नल डॉट जेएस से, इससे कर दिया जेएस। ये ध्यान रखिए जेएस फॉर जावास्क्रिप्ट डॉट सीएसएस से वो सीएसएस फाइल सेव होती है, एचटीएमएल से एचटीएमएल फाइल सेव होती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब देखिए उनके हमने एग्जांपल देख रहे बिल्कुल वैसे का वैसे। यहाँ देखिए स्क्रिप्ट, वहां टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट दे दिया कि भाई उस फाइल का टाइप क्या है, जावास्क्रिप्ट। और एसआरसी वही सोर्स फाइल का नाम, ठीक है। ये हमने हेड के अंदर बंद कर दिया। देखिए बिल्कुल सेम है, अगर जिसने सीएसएस के वीडियोस देखे होंगे तो उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्हें समझ में आ गया होगा कि भाई कुछ नहीं करा, उठा के सीएस की जगह जेएस कर दिया और कुछ भी नहीं कर रखा, देखो, है ना। बस एक चीज ध्यान रखें, वहां पे हम लिंक करते हैं, ओके। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, वहां पे लिंक के थ्रू हम ऐड करते हैं सीएसएस को, यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर में ऐड कर, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, है नथिंग। फिर आप बॉडी इक्वल्स टू, ये तो सिंपल ये है, ऑन मैसेज क्लिक वगैरह ये सब मैं आपको बताऊंगी इवेंट के, ठीक है। ये सिंपल यहाँ कोड लिखा हुआ, बस आप इतना समझ लीजिए। इस तरीके से हम फाइल को यहाँ पे लिंक कराते हैं। स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू ये दे देते हैं और वहीं पे एसआरसी का एड्रेस, ठीक है, एसआरसी के बाद एड्रेस, बस इतना सा करना है हमें इसके अंदर। ओके, अब आ जाइए एडवांटेज क्या है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की और डिसएडवांटेज क्या है। देखिए एडवांटेज क्या होती है, पहली चीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। भाई कोड को बार बार यूज कर रहे हैं बहुत सारी फाइल्स के अंदर, ठीक है। फिर अलाउ इजी कोड रीडेबिलिटी, मतलब कि हम कोड को इजीली पढ़ पाते हैं। भाई हमारा अगर जावास्क्रिप्ट का कोड अलग है, हमें वहां चेंजेस करना है तो हम इजीली चेंजेस कर देंगे, राइट। और अगर इसके अंदर रहेगा मिक्स तो पहले हम इतनी बड़ी कोडिंग देख के ही घबरा जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अलाउ इजी कोड रीडेबिलिटी। इट इज टाइम एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंट भाई इसलिए है क्योंकि वो अलग से पहले हो रहा है, उसी फाइल को मैं मोर देन वन एचटीएमएल फाइल के अंदर यूज कर रही हूँ, ठीक है। टाइम एफिशिएंट हो गया। नो कोड कॉन्फ्लिक्शन, कोड कॉन्फ्लिक्शन तो होने की मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। रिड्यूस लेंथ ऑफ कोड, कोड भी कम हो रहा है। भाई हमारा एचटीएमएल का पेज का कोड तो कम ही दिख रहा है अगर हम फाइल के अंदर कर लेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं, लाइक कैसे, डाउनलोडिंग ऑफ कोड यूजिंग द यूआरएल ऑफ द जेएस फाइल, इसकी मेजर डिसएडवांटेज है, ठीक है। फेलियर इन वन फाइल में अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द अदर डिपेंडेंट फाइल।
ठीक है। देखिए अब ये क्या वैसा ऐसा कभी बहुत रेयर होता है, ठीक है। अगर कोई भी एक फाइल उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस कर, सपोज अब मैंने उसके अंदर अगर मान लो मेरी वो फाइल मिसिंग हो गई या कुछ भी हो गया, वैसे ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। अब वो फाइल मेरी क्या है, सबसे लिंक है, तो इट मीन्स क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, मेरी जितना भी अदर जो पेजेस हैं वो सब कैसे होंगे, वो सब मुझे अच्छे से नहीं डिस्प्ले होंगे ना, ठीक है। इसका मतलब कि अगर एक फाइल के अंदर फेलियर होता है तो उसका इफेक्ट इस पे पड़ता है अदर जितनी भी डिपेंडेंट फाइल है उसके एग्जीक्यूशन पे। ओके। एडिशनल HTTP रिक्वेस्ट टू गेट द JS कोड, JS कोड को लेने के लिए एडिशनल हमें HTTP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, ठीक है। अ चेंज इन द JS कोड may cause unexpected result in all its dependent file। अगर हम चेंजेस करते हैं किसी एक के अंदर तो क्या होता है, उसकी जितनी भी डिपेंडेंट फाइल्स है उसके अंदर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कॉज होना, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे जावास्क्रिप्ट के बेसिक। अभी हमने क्या पढ़ा, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उसके जो थ्योरी पर्पस पूरा जो था और एक सिंटैक्स हमने देख लिया। तीन तरीके से उसको हम लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जनरल, ये हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। देखिए डेटा टाइप्स, वेरिएबल, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, कुछ अलग से लगेंगे तो उसे मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज हम इसको बहुत जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजों में सेम होता है, डॉट नेट ले लीजिए, ये ले लीजिए, VB.NET हो गया, C#.NET हो गया, या कुछ भी जावा ले लीजिए, ज्यादातर चीजें सेम ही होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कमेंट। कमेंट बिल्कुल CSS की तरह है, ये मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ। CSS के अंदर सिंगल लाइन कमेंट जो है वो इससे स्टार्ट होता है, और मल्टी लाइन कमेंट जो है वो होता है फॉरवर्ड स्लैश स्टार, या एस्ट्रिक बोल लीजिए, एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। स्लैश सेम है दोनों के अंदर, और यहाँ से क्या है, स्टार्ट है इसलिए इसको अंदर कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको यहाँ इस पे क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हो गए कमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेटा टाइप, वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, ऑपरेटर, इफ स्टेटमेंट, स्विच, लूप एंड फंक्शन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं, टू होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। ये तो आप सभी को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को जब होल्ड करते हैं तो वो क्या होते हैं, सारे डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स जो हैं वो इसमें दो तरीके के होते हैं, ये याद रखिएगा। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये आपने सी में पढ़े होंगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ वहां भी हमने ये सब पढ़ा। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, सॉरी, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से आते हैं, स्ट्रिंग आ गया, नंबर हो गए, बूलियन, अनडिफाइंड एंड नल, ये सब आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा, देखिए नॉन प्रिमिटिव मतलब कि रेफरेंस, ये मैंने यहाँ पे इसको लिखा है, रेफरेंस मतलब किसी को रेफर कर रहे हो वो, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट इंस्टांसेस थ्रू विच वी कैन एक्सेस मेंबर। ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं हम, किसी भी मेंबर को उसके मतलब किसी भी क्लास के क्या करते थे हम, मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एरे भी, और ये सब हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपको इतना समझ में आ गया ना कि हम कोई भी क्लास के अंदर जब भी कोई मेथड को या किसी भी उसके मेंबर को एक्सेस करना होता था तो हम क्या करते थे, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, राइट, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है एरे। आपको पता है कि अगर सिमिलर वैल्यूज होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज एरे, ठीक है। अब REGEXP इसका मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन को, ओके। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ये सारी की चीजें, है ना। नेक्स्ट आ जाइए वेरिएबल्स, नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन एंड ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टोर उस लोकेशन का क्या करेंगे, नाम, ठीक है। और ये आइडेंटिफायर भी, तो भाई वो आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करते हैं ना, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ तो था कि दो टाइप के डेटा टाइप हो गए, सेम ऐसे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम कौन कौन से वेरिएबल यूज करते हैं। देखिए थोड़ा बहुत ना इसको अगर सी पढ़ी है आप लोगों ने तो रिलेट करके चलिएगा, सी के अंदर आपने ये सब पढ़ा होगा, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो लोकल वेरिएबल आपको पता है कि किसी भी ब्लॉक के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर हम ये क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, एंड इट इज एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन और ब्लॉक ओनली, राइट। तो देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इस फंक्शन के अंदर var x इक्वल्स टू 10। तो ये क्या होगा, ये केवल इसी के अंदर, ये जो फंक्शन बनाया ना ये,
केवल इसी के अंदर ये क्या होगा, एक्सेस हो सकता है। सेम ऐसे वेर y इक्वल टू 20 है, वो केवल ये जो इफ ब्लॉक बना रखा है मैंने, इसके अंदर एक्सेस होगा। y इज इक्वल टू 20 यहाँ एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन के अंदर। और x इज इक्वल टू 10 जो है वो यहाँ एक्सेस नहीं होगा इस ब्लॉक के अंदर। ओके, मैंने देखिए जानबूझ के ब्लॉक और फंक्शन दोनों के एग्जांपल यहाँ पे लिखे। नेक्स्ट इज द ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ये फंक्शन के बाहर या फिर विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। एक्सेसिबल फ्रॉम एनी फंक्शन, डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और डिक्लेयर विद इन विंडोज ऑब्जेक्ट। ये ऐसे है, एक्सेसिबल फ्रॉम एनी फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन जो है वो इसे एक्सेस कर सकता है। एंड यहाँ पे आप एंड लगा लीजिए, एंड डिक्लेयर आउटसाइड, ठीक है, एंड डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और डिक्लेयर विद विंडोज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एक फंक्शन है, जैसे यहाँ यहीं पे मेरे फंक्शन है। अब इस फंक्शन के बाहर मैंने देखिए क्या करा, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो वो जो वेरिएबल मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ, ये वाला जो वेरिएबल है वो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, चाहे आप इस फंक्शन में कॉल करिए, यूज करिए, या इस फंक्शन में कॉल कर सॉरी यूज करिए, ठीक है। अब देखिए हम विंडो डॉट वैल्यू ऐसे करके भी ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। तो दो तरीके हो गए, सिंपल वैर से करा या फिर विंडो डॉट वैल्यू से करा, ठीक है। अब एक चीज, मेन चीज है, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, देखिए मैंने ध्यान से वैर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वैर। उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे ये क्या किया, उसकी वैल्यू दे दी। ऐसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, राइट। अब मैं आपको चीज को बताऊंगी इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन रिलेटेड, वो नेक्स्ट स्लाइड में। पहले आप ये देख लीजिए, ये बिल्कुल सेम रूल है जैसे सारी लैंग्वेजेस के होते हैं। ये नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, ओके, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ठीक है, इन्हीं से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज डिजिट, फॉर एग्जाम्पल वेल एंड, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट स्टार्ट किससे होगा, अल्फाबेट, अंडरस्कोर एंड डॉलर, इसके अलावा किसी से स्टार्ट नहीं हुआ कोई भी वेरिएबल, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे एक्स इज एक्स आर डिफरेंट। अब हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ मैंने आपको क्या कहा, वेरिएबल को डिक्लेयर मैंने यहाँ से वैर से किया, बट ये पहले होता था, आज भी होता है, पर उसके बाद क्या हुआ, लेट एंड कॉन्स्ट, ये दो इन्होंने नए जावास्क्रिप्ट में क्या करे, डेवलप कर दिए, ठीक है। तो लेट और कांस्टेंट भी आप पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको यूज करना है या नहीं करना। अगर स्टूडेंट लेवल पे आप सिंपल बना रहे हैं तो मत करिए यूज, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज है तो मैं कहूंगी कि प्रोफेशनल लेवल पे आप इसे यूज कर सकते, ठीक है। तो पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको पता ही नहीं है लेट क्या है, तो फिर आप कैसे उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट एंड कॉन्स्ट, वेरिएबल डिफाइन विथ लेट, लेट के साथ जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, क्या है। सबसे पहले कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, दोबारा से डिक्लेयर नहीं होगा। अगर मैंने एक्स में कोई वैल्यू डाल दी है तो अगर मैं दोबारा डाल रही हूँ तो ये मुझे एरर क्या दे देगा, एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मतलब ये ऑलरेडी डिक्लेयर है, ठीक है। मैं इन चीज पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल, नहीं समझ में आया अगर कोई कंसेप्ट तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली चीज है भी। क्लियरिंग वेरिएबल, देखिए ये तो मैंने वेर के साथ एग्जांपल लिया और ये लेट के साथ, जिससे आपको कि अच्छे से समझ में आए कि क्यों यूज कर रहे हैं इसकी जगह, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेर एक्स इज इक्वल टू 10 है, अंदर आई मैं, अंदर आके जैसे ही मैं बाहर आई, ये देखिए यहाँ ढंग से देखिए ये क्या है, ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन इस ब्लॉक से जैसे मैं बाहर आई, लेकिन एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 रहेगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, ऊपर मेरी क्या डिक्लेयर है, 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या है, 10, ब्लॉक के अंदर आई, ब्लॉक के अंदर क्या हो गई, 2, और बाहर आके फिर से 10। समझ में आया क्या हुआ, यहाँ जो लास्ट वैल्यू थी वही वैल्यू इसकी है, बट इसके अंदर क्या हुआ, इस जो ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है, ये भी आपको समझ में आएगा, ये वाला ब्लॉक स्कोप से, तो इसके अंदर ही वो वैल्यू रह गई, बाकी क्या हुआ, ऊपर वाली वैल्यू ही इसकी फॉलो होगी, यानी एक्स इज इक्वल टू 10 ही फॉलो होगा, ठीक है। तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं हम ब्लॉक। नेक्स्ट है हैव ब्लॉक स्कोप, मतलब कि अगर हम लेट से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले कैन नॉट बी डिक्लेयर होता है, और अगर आप उसको दोबारा से डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो आप कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब ब्लॉक के अंदर क्या स्कोप होता है, ये वाली चीज देखिए कि अगर लेट एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, यहाँ देखिए इसके अंदर, ठीक है। अब है ब्लॉक स्कोप, देखिए क्या होता है, जिस भी ब्लॉक के अंदर हम लेट से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो केवल उसी ब्लॉक के अंदर ही यूज होगा,
ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया x कैन नॉट बी यूज, इसका मतलब है इस ब्लॉक से बाहर आने के बाद हम x की वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। बट वेरिएबल के अंदर क्या होता है, वेर के अंदर हम इसकी वैल्यू को बाहर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट होता है इसकी मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, यानी यूज करने से पहले हमें डिक्लेयर करना जरूरी है। ओके जैसे मैंने ये नेम नाम का मैंने ARP ये ले लिया, मैंने क्या किया, इसको डिक्लेयर तो किया ही नहीं, पहले ही वैल्यू डाल दी। ठीक है, और बाद में इसे डिक्लेयर कर दिया, ये ठीक है, इसे आप रन कराओगे कोई दिक्कत नहीं। बट आपने डिक्लेयर करने के बाद अगर आप इसे, सॉरी यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ पे लेट आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, लेट। ओके, यहाँ पे वेर की जगह आप लिख लीजिएगा लेट। ठीक है, अगर लेट नेम करूंगी तो ये क्या करेगा, एरर देगा। क्यों देगा, कि नेम को आपको पहले इनिशियलाइज करने से पहले क्या करना चाहिए, उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। ठीक है तो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी लेट की। ठीक है, कि उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसको ब्लॉक के पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही उसकी वैल्यू रहती है। ओके, एंड ब्लॉक से बाहर आके क्या होता है, उसी की वैल्यू जो जो हमने ऊपर डिफाइन करोगी वही रहेगी, और नहीं होगी तो उसके अंदर वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड लास्ट वन इज द कि मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। ठीक है, अच्छा लेट के अंदर क्या होता है कि लेट जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और उससे जितने भी पहले के ब्राउजर थे उनको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, लेट कीवर्ड इज नॉट फुली सपोर्टेड इन इंटरनल एक्सप्लोरर 11 और अर्लियर। तो मैं यही कहूंगी कि अगर इससे पहले वाले आप लोग को यूज कर रहे हैं तो वहां पे लेट कीवर्ड को मत यूज कीजिएगा, वेर ही यूज कीजिएगा। वेर बहुत पहले से चल रहा है, शुरू से वेर ही है इसके अंदर। ठीक है, लेट और कॉन्स्ट अभी इन्होंने रिसेंटली इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है, कि कॉन्स्ट होता है अगर हमें किसी भी वैल्यू को क्या बनाना, कॉन्स्ट मतलब एक देखिए नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है कि अगर हमें किसी की वैल्यू, किसी भी वैल्यू को क्या बनाना है, कॉन्स्ट बनाना है। कॉन्स्ट इन द सेंस कि कांस्टेंट बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है, क्या यूज करेंगे हम, कॉन्स्ट में हमें पता है कि हमें उसकी वैल्यू को बाद में कभी चेंज नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट। जैसे देखिए आप इसका यूज कर सकते हैं एरे के अंदर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर। कैसे कर सकते हैं, देखिए एरे के अंदर जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आप उसकी जो वैल्यूज देते हैं ना, कई बार फिक्स्ड एरे देते हैं आप लोग, देते हैं ना, स्टैटिक एरे दे दिया, डायनामिक एरे दे दिया, कंसेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो स्टैटिक एरे का मतलब हो गया कि बहुत उन वैल्यूज को आपने पहले डिक्लेयर कर दिया, तो वहां आप कॉन्स्ट का यूज कर सकते। ठीक है, और यह आपको पता है कि इस पूरे के अंदर हमारे इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू कॉन्स्ट ही रहने वाली है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब डिक्लेयर के सेम इसकी प्रॉपर्टी भी है कि इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, भाई उसको वैल्यू फिक्स कर दिया हमने तो उसे रीडिक्लेयर क्यों करेंगे हम। ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे यहाँ कॉन्स्ट आएगा सब जगह। ठीक है, कॉस्ट कैन नॉट बी रीअसाइन, दोबारा से उसको असाइन नहीं कर सकते कोई वैल्यू। पहली बात तो उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, नेक्स्ट चीज उसको कोई वैल्यू दोबारा असाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, x बराबर 10 कर दिया। ठीक है, बट x बराबर 2 मैं नहीं कर सकती, ना मैं उसकी वैल्यू को आगे और ऐड कर सकती, भाई ऐड करूंगी तो फिर से वैल्यू चेंज होगी ना, तो ये भी नहीं कर सकती। तो ये दोनों के दोनों क्या देंगे, एरर देंगे। ये करेक्ट है, ठीक है, और ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना दिया है और बाद में मैं उसकी वैल्यू दे रही हूँ, तो ऐसा भी हम नहीं करते। हमेशा कॉन्स्ट की वैल्यू को उसी टाइम असाइन करना पड़ता है। ठीक है ब्लॉक स्कोप बिल्कुल उसी की तरह कि इसका ब्लॉक स्कोप होता है, यानी x इज इक्वल टू जो वैल्यू 2 है यहाँ पे, वो वैल्यू बाहर आके 2 नहीं रहेगी। ठीक है, और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसे। ठीक है, बिल्कुल वही है जो चीज मैंने यहाँ समझाई है। ओके, आई होप कि आपको लेट और कॉन्स्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। हम डिक्लेयर कर सकते हैं दोनों ही चीजें, बट लेट के कुछ रेस्ट्रिक्शन जो मैंने आपको बताए थे वो बट लेट और कॉन्स्ट थोड़ा सोच के यूज कीजिएगा, क्योंकि लेट जो है वो उसके साथ भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। कॉन्स्ट के साथ तो ये कि अगर आपको कोई वैल्यू कॉन्स्टेंट रखनी है तो आप कॉन्स्ट लगा सकते हैं। लेट से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, बस इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका जो है वो 11 से अबव होना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट इज अ जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर्स आप लोगों ने सबने पढ़ रखे होंगे काफी, बस मेनली मतलब सभी में सेम ही ऑपरेटर्स होते हैं।
ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज, लॉजिकल, असाइनमेंट, स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर में हम तीन 4-5 तरीके के ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट अर्थमेटिक, जो आप लोगों को पता ही है अर्थमेटिक के अंदर। ठीक है ना, अर्थमेटिक में कौन कौन से आ गए? अर्थमेटिक में आ गया प्लस माइनस, ये दो को ऐड कर देता है। सेम ऐसे देखिए वेरिएबल डिक्लेयर है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15, सिंपल। ठीक है, हम ये थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है ना, ऑपरेटर्स क्योंकि सभी को पता होंगे। ये हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। दिस इज मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। दिस इज डिवाइड, दिस इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस तो पता होगा आप लोगों के, रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर हमें किसी चीज का रिमाइंडर निकालना, देखिए ये सब मॉड्यूलर ऑपरेटर हमारा कहाँ काम आता है? जब हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग करते हैं, रिवर्स ऑफ अ नंबर कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, पैलिंड्रोम भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे उस जगह ये हमें काम में आता है। ठीक है, अब ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? 1 by 1 इंक्रीज करता है वैल्यू, ये डिक्रीमेंट होता है। अब इसके अंदर देख लीजिए पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ये सी में भी पड़ा हुआ होगा अगर इससे पहले किसी ने सी पढ़ रखी है तो। यहाँ पे क्या होता है, पहले वैल्यू प्रिंट होती है फिर इंक्रीमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले वैल्यू इंक्रीज होगी और देन प्रिंट होगा। ठीक है, तो दोनों का आउटपुट क्या अलग अलग आता है। सेम ऐसे ही डिक्रीमेंट के अंदर हो गया, पहले वैल्यू, जैसे अगर मुझे प्रिंटिंग में मैंने ये दे दिया, पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी फिर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होगा, पहले वैल्यू डिक्रीज होगी देन प्रिंट होगी। ठीक है, तो पोस्ट और प्री का मतलब आपको पता है। अब मुझे एक चीज और बतानी है आपको, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर सिर्फ एक ये जो प्लस है ना, इसके अंदर एक अलग से प्रॉब्लम होता है। इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर सपोज वेर a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू हेलो है सी के अंदर, तो दो वेरिएबल मैंने ले लिए नंबर और दो ले लिया मैंने एज अ स्ट्रिंग, इस तरीके से डिक्लेयर और करते हैं इसके अंदर। ठीक है तो अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वैसे एरर नहीं देता। अगर आप a प्लस मान लीजिए कोई भी नंबर को स्ट्रिंग के साथ अगर जोड़ देंगे तो ये एरर शो नहीं करेगा, ये आपको रिजल्ट दे देगा। आप सोचेंगे भाई ये डिफरेंट डेटा टाइप है, ये तो आपस में तो ऐड हो ही नहीं सकते, तो ये तो गलत हुआ। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि सपोज ये है 5 और हेलो, मुझे इसको जोड़ना है, तो मैंने क्या लिखा a प्लस बी, तो इसने क्या किया, मुझे पहले 5 लिख दिया यानी इस नंबर को एज अ स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पे हेलो। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए मेरे 5 हेलो। सेम ऐसे ही अगर मुझे b प्लस सी इसको करना है तो हेलो वर्ड दे देगा क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मान लो a प्लस डी करना है तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ ये प्लस के अंदर होता है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर कैन ओनली यूज विद नंबर्स, ये केवल नंबर्स के साथ होता है। तो ये जो चीज मैंने बताई ये केवल किसके साथ होगी, प्लस के साथ, इसके साथ ये एरर दे देगी। ठीक है, तो ओनली प्लस के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर। आपको पता है कंपैरिजन का मतलब जब कंपेयर करते हैं वैल्यूज को और वहां पे जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, अगर इसके अंदर बस ये दो थोड़े से एक्स्ट्रा है इसलिए आप इन्हें ध्यान दे लीजिए, बाकी सब तो सारी प्रोग्रामिंग की तरह सेम ही है। कंपेयर द इक्वलिटी ऑफ टू ऑपरेंड विदाउट कंसिडरेशन टाइप, इट मींस ये क्या करता है, इनके टाइप को कंसीडर किए बिना ही, इनके टाइप को कंसीडर करे बिना ही क्या करता है, कंपेयर करता है। अब देखिए कैसे, ए में क्या है 5, ठीक है, सी में क्या है 5, बट हियर देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग, क्या है यहाँ पे स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है ये इसी से कंपेयर करेगा, बट ये क्या करेगा, ऐसे ट्रू देगा क्योंकि इस स्ट्रिंग की वैल्यू भी 5 है और इसकी वैल्यू भी 5 है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला ऑपरेटर। अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है कि 5 स्ट्रिंग भी ना हो और ये, देन यू शुड यूज दिस वन ऑपरेटर। ठीक है, कंपेयर इक्वलिटी ऑफ टू ऑपरेंड विथ टाइप, उनके टाइप के साथ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये दे दिया a इक्वल्स टू a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 5, बट हियर c की वैल्यू क्या है स्ट्रिंग और इसकी, तो जब हम ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे तो ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, अब a इक्वल्स टू x, a की वैल्यू और x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इन दोनों को ट्रू। अब आप सोचेंगे ये ट्रू क्यों कर रहा है, एक्स इक्वल टू है। देखिए मैंने इसे स्ट्रिंग में टाइप, स्ट्रिंग के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद नहीं किया। ठीक है, तो ये इज एज अ नंबर लेगा। मैंने भी आपको बताया था कि इसके अंदर प्लस भी ऑपरेटर होता है, वो भी क्या करता है, स्ट्रिंग और उसको आपस में जोड़ के फिर रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरा लगा ही नहीं इन्वर्टेड कॉमा तो मैं स्ट्रिंग इसको कैसे मानूंगी, क्योंकि स्ट्रिंग तो कैसे डिफाइन होती है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए से ये क्या देगा, ट्रू। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। लेकिन प्रैक्टिकल जब आप करते जाएंगे ना कोई प्रोग्राम वगैरह, वहां
इनका यूज करेंगे और वो आउटपुट गलत दे रहा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों दे रहा है ये आउटपुट। आपने तो इक्वल लगाया, आप लगाएंगे ये वाला क्योंकि यही लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन दो को मैंने अच्छे से बताया है। बाकी तो देखिए ये नॉट इक्वल्स टू है, ये तो पता है इनइक्वालिटी चेक करने के लिए होता है। ये ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, ये लेस देन इक्वल्स टू हो गया, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर क्या है, सबसे पहले एंड हो गया, ये और हो गया, ये एक्सओर, ये नॉट है, ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, और ये हो गया बिटवाइज राइट शिफ्ट विद जीरो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर आपको पता ही है क्या करता है, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब देखिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या देगा, फॉल्स, ठीक है। और के अंदर क्या होगा भाई, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे अगर 10-10 होता तो ये ट्रू हो जाता। अब बिटवाइज एक्सओर के अंदर जस्ट और का अपोजिट, ठीक है, जस्ट और का क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बिटवाइज नॉट। नॉट क्या हो गया, जो हमारा दे रखा है उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, जस्ट उल्टा। जैसे ये है, इसका माइनस में आ जाएगा और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, इतना सा, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट 10 को इससे करेंगे तो 40, 10 सॉरी, लेफ्ट में इतना बड़ा नहीं आना चाहिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल वैसे ही बता देती हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, देखिए जैसे 5 है, ठीक है ना, 5 हो गया, 5 को सपोज मुझे 1 से करना है, तो 5 को आप देखिए उसमें किस तरीके से लिखते हैं, बिट की तरह। सबसे पहले आपको वो लिखना आना चाहिए, तो मैं हमेशा 4 डिजिट में ही प्रेफर करती हूँ ना, तो 4 ये हो गया, और यहाँ पे 1 2 4, तो 2 में 0 आ जाएगा और 1 में आ जाएगा, ये तो आपको लिखना आता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा असेंबली के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 1 कहलाता है, ये अपना 2 होता है, ये आपका 4 होता है, और ये आपका 8 होता है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। तो देखिए 5 को मैंने कैसे लिखा, कई लोगों को नहीं आता हो तो देख लीजिए, देखिए 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से हम लिख लेते हैं, और इस तरीके से नंबर को बिट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 4 यहाँ पे 4 होता है, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, तो 5 को मैंने बिट वाइज लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, लेफ्ट शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। लेफ्ट शिफ्ट कितने से कर रही हूँ, ये डिजिट होती है कितने से किया जाता है, तो 1 से। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मेरे कितने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। और एक मैं ऊपर ले लेती हूँ, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, पहले हम इसको 0 1 0 और 1, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लेफ्ट से शिफ्ट करते हैं, मतलब हटाते हैं, यानी इस 0 को मैंने क्या किया, हटा दिया। लेफ्ट से कितना हटाना है मुझे, एक, अगर 2 होगा तो मैं 2 टाइम्स करूंगी, उसके बाद हम लेफ्ट में इनको शिफ्ट करते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारा ब्लैंक छूटेगा उसमें हम ऑलरेडी 0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 0 1 0, ठीक है। तो 1 0 1 0 आंसर आ गया, इट मीन अब क्या हो गया, ये होता है 8 और ये होता है 2, इट मीन इसका आंसर आएगा 10, ओके, ठीक है। ये भी एक बार आप करके देख लीजिए, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें, हो सकता है सही हो, ठीक है ना। तो आप करके देख लीजिएगा, अब आपको समझ में आ गया लेफ्ट शिफ्ट के अंदर क्या करते हैं, इस तरीके से। अब राइट शिफ्ट में क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, या राइट से शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट में शिफ्ट करा, अब यहाँ हम करते हैं राइट में शिफ्ट, ठीक है। अब हम देखिए ये वाला कर लेते हैं, राइट शिफ्ट विद 0, ये तो हमने कर लिया, ये वाला। अब राइट शिफ्ट में आप क्या करेंगे, 1 को यहां से हटा देंगे, ठीक है, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा, तो 0 1 0 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो राइट शिफ्ट का आंसर जो आएगा, गाइज आप करके देखिएगा, राइट शिफ्ट का आंसर आना चाहिए 0 0 1 0, ठीक है। इसके अंदर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, अगर मैं इसको इस तरीके से लगा दूंगी तो राइट शिफ्ट। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट इज द बिटवाइज राइट शिफ्ट विद 0। इसके अंदर क्या करते हैं हम, शिफ्ट राइट बाय पुशिंग 0 इन फ्रॉम द लेफ्ट, ओके। तो लेफ्ट के अंदर क्या करते हैं हम, 0 को पुश करते हैं, ठीक है, और राइट साइड से उसको फॉल करते रहते हैं, जो भी हमारी राइट साइड की बिट है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये आपने सही किया है गलत, ठीक है। इस वाले का बिटवाइज राइट शिफ्ट विद 0, इसका आंसर, क्वेश्चन ये है, इसका आंसर क्या आएगा अगर हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं तो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का पता है ये कि सिंपल, अगर जहाँ हमें लॉजिक सप्लाई करने हो, कंडीशन बेस्ड होते हैं, वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। तो एंड ये आपका एंड ऑपरेटर होता है। देखिए ये सब एक्सप्लेनेशन मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि जिसको बिल्कुल भी नहीं पता ऑपरेटर्स के बारे में, वो इन सबको यहाँ से रीड करके समझ सके। बाकी ऑपरेटर्स वगैरह मुझे नहीं लगता कि इसने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है। तो ये एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब दोनों की दोनों कंडीशंस क्या है, ट्रू होनी चाहिए। दोनों की दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। और क्यों, और यहाँ पे क्या है, और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि आपको दोनों की दोनों कंडीशंस क्या है, ट्रू होना जरूरी नहीं है। ये चेक करता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है। और नेक्स्ट है ये वाला, ये आपका नॉट ऑपरेटर होता है। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में जब हमें वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। इक्वल आपको पता है, एक्स इक्वल्स टू वाई, ये ऐसा लिख सकते हैं। ये इसका मतलब है पहले ऐड करेगा देन असाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक्स की वैल्यू दे रखी है 5 दे रखी है। अगर इस वाले से देखेंगे तो पहले क्या करेगा, ऐड करेगा और फिर असाइन करेगा। ठीक है, तो ऐड करेगा मतलब 6 हो गया और फिर इसकी वैल्यू रख दी इसने 6। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या -1 है, सब्ट्रैक्ट करा और फिर क्या करा, साइन कर दी वैल्यू, यानी 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू दे दी। इसे क्या करा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया क्योंकि एक्स की वैल्यू मेरी 5 है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करा देन असाइन करा। पहले डिवाइड करेगा देन असाइन करेगा, इधर मॉड्यूल करेगा देन असाइन करेगा। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट है स्पेशल ऑपरेटर। कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं जैसे कंडीशनल ऑपरेटर, आपने सी के अंदर भी पढ़ा है। इसके अंदर जो वैल्यू रिटर्न होती है वो कंडीशन बेस पे होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, देन हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दिस इज द ट्रू पार्ट ऑफ दिस कंडीशन एंड दिस इज द फॉल्स पार्ट ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, दैट्स इट। एंड दिस इज द कॉमा ऑपरेटर। नेक्स्ट होता है डिलीट कॉमा ऑपरेटर। जैसे कि सिंपल वैल्यूज देते हैं, बहुत सारी कॉमा लगा लगा के वैर के अंदर, वैर ए कोमा बी कोमा सी, सिंपल वैसे ही डिलीट ऑपरेटर डिलीट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट वाला पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं इस ऑपरेटर को यूज करूंगी। ठीक है, वहां पे हम इस ऑपरेटर को यूज करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। इन ऑपरेटर चेक करता है इफ ऑब्जेक्ट हैज गिवन प्रॉपर्टी इन। देखिए अभी जब हम फोर के साथ इन यूज करेंगे वहां पे ये काम आएगा। जैसे फोर सिंपल भी पढ़ेंगे लूप, और फोर के साथ इन, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर हमें कोई वैल्यू उठानी है तो उधर हम इसका यूज करते हैं। इंस्टेंस ऑफ क्या करता है कि ये चेक करता है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंसेस ऑफ गिवन टाइप, दैट्स। नेक्स्ट है न्यू। न्यू होता है किसी भी नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करने के लिए। वॉइड होता है इट डिस्कार्ड द एक्सप्रेशन रिटर्न्स वैल्यू, मतलब कि कोई किसी भी फंक्शन के आगे आपने वॉइड लगा दिया दैट मीन्स वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। या फिर कोई भी एक्सप्रेशन है उसके आगे अगर आपने वॉइड लगा दिया दैट मीन्स वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये सब आपके सी के भी हैं। यील्ड हो गया, चेक व्हाट इज रिटर्न इन अ जनरेटर बाय द जनरेटर। जब जनरेटर का एक टॉपिक होगा उसके अंदर आपको ये क्लियर होगा कि यील्ड को हम उस किस तरीके से, क्योंकि अगर मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया तो ये एक खुद अपने आप में अभी 2-3 स्लाइड कवर कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी तक हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, डेटा टाइप्स पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। ये सेम है, इफ होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स इफ होता है। इफ के अंदर हम सिर्फ कंडीशन देते हैं, एल्स पार्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट वो एग्जीक्यूट नहीं होता। कैसे लिखते हैं बस ये देख लीजिए, वेरिएबल डिक्लेयर करा आपने, इफ ए इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कंडीशन, फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के वो पार्ट लिखते हैं जहाँ पे हमें कंडीशन ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट कराना है, जो कोड हमें एग्जीक्यूट कराना है वो हम इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि ए से ज्यादा है, क्योंकि मैंने वैल्यू डिक्लेयर कर दी, सॉरी वेरिएबल की वैल्यू मैंने 20 दे दी है, तो ये मुझे प्रिंट कर देगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए इफ एल्स। इफ एल्स में हम क्या करते हैं, उसका कंडीशन का ट्रू पार्ट्स भी लिखते हैं, और एल्स के अंदर हम अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा वो हम इसके अंदर लिखते हैं। बिल्कुल वैसे ही इफ लिखा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये इवन का एक प्रोग्राम बना रखा है। ठीक है, सिंपल एक वेरिएबल लिया आपने, ठीक है ना, वेरिएबल लेके आपने क्या किया, उस ये भी हमने पढ़ा था मॉड्यूलस ऑपरेटर, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये इवन होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, इट मीन्स कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, इवन नंबर नहीं हो रहा तो ये। ठीक है, अब ये वाला जो है वो मॉड्यूल
लेस ऑपरेटर है, यही यूज होता है। देखिए अगर किसी को नहीं आता इवन कंसेप्ट, तो आपको सोचिए जब आप 2 से किसी चीज नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, इवन में हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं ना कि उसका रिमाइंडर 0 बचे। तो रिमाइंडर किससे निकलता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर से। ठीक है, वहां आप ये मत लगा दीजिएगा कि ए स्लैश सॉरी फॉरवर्ड स्लैश टू, मतलब डिवाइड वाला मत लगा दीजिए, इससे तो उसका क्वेश्चन आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन नहीं चाहिए ना, हमें तो रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या लगाएंगे, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपका इवन आउट का प्रोग्राम है। अब आ जाइए इफ एल्स। इफ मतलब कि अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी है, एल्स पार्ट में भी अगर मुझे कंडीशन लगानी है, देन वी यूज द इफ एल्स इफ, अदरवाइज वी डोंट यूज द इफ। अगर एल्स पार्ट में मुझे कंडीशन लगानी है तभी मैं इसको यूज करूंगी। ठीक है, ये नहीं कि अरे यहाँ इफ एल्स इफ लगाते हैं या इफ लगाते हैं, नहीं। अगर मेरे पास एल्स पार्ट के अंदर भी कंडीशन है तो मैं लगाऊंगी। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स क्या होता है, इफ यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 का मतलब कंडीशन, कंडीशन 2 होने के बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं है तो दोबारा अगर कंडीशन टैग चेक करे, फिर उसका भी एल्स पार्ट। ठीक है, तो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, अगर a = 10 है वो तो ये प्रिंट कर देगा, बट ये नहीं है तो इसके एल्स पार्ट में चला जाएगा। 15 भी नहीं है, अब 20, तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, दिस। ठीक है, और अगर ये सब नहीं है तो वो क्या प्रिंट कर देगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा स्विच। ठीक है, तो स्विच केस हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, जब हमें बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, अब बार बार इफ एल्स ये लगाते हैं ना, तो उसकी बजाय हम स्विच यूज करते हैं। जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ग्रेड के अंदर v। ठीक है, रिजल्ट रिजल्ट मैंने एक अलग से वेरिएबल ले रखा है। स्विच के अंदर मैंने क्या पास करा, मैंने ग्रेड पास करा, ग्रेड की वैल्यू है बी। अब वो चेक करेगा कि वही उसकी केस चेक करेगा, बहुत सारे केस है ए बी सी डी ई इस तरीके से। अगर उसका केस ए, इसे ध्यान रखिए ये सिंगल कोट्स है, ये डबल कोट्स नहीं होते, डबल कोट्स लगाती है ऐसा स्ट्रिंग हो जाएगा, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। रिजल्ट इक्वल्स टू ए ग्रेड, ये स्ट्रिंग है, इसे एज इट इज प्रिंट कर। ठीक है, अभी यहाँ प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ तो इसने सिर्फ स्टोर किया है, ये ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट हो रहा था। ठीक है, ब्रेक लगा दिया, केस बी रिजल्ट इक्वल्स टू बी ग्रेड, सेम ऐसे ब्रेक, केस सी सी ग्रेड ब्रेक, और डिफॉल्ट हमारा बाय डिफॉल्ट अगर इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने शीशा वाले VB.NET वाले वीडियो में भी इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर फिर भी लगता है कि कुछ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ एक कर्ली ब्रेसेस भी है, गाइस वो थोड़ा नीचे चला गया तो क्या इसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है तो यहाँ एंड भी तो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा लूप। अभी कंडीशनल हो चुका है हमारा, ये देखिए ये सारे कंडीशनल थे, कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया, इफ एल्स इफ और स्विच, क्योंकि यहाँ कंडीशंस लग रही थी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ लूप चल रहे हैं तो लूप के अंदर क्या होगा, लूप में 3-4 तरीके, वही सेम फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, फॉर, इन, एक्सरसाइज। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि इन में कहा। ठीक है, तो सिंपल फॉर लूप का क्या सिंटेक्स होता है, आप फॉर लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ इनिशियलाइजेशन आता है कि आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर करिए, फिर यहाँ कंडीशन लगाइए, यहाँ पे आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दैट इज एग्जांपल ऑफ फॉर लूप। I is equal to 1, that is initialization, I is less than equals to 5, that is condition, and I plus plus, that is increment या decrement। सॉरी यहाँ पे आप डिक्रीमेंट भी लिख सकते हैं सिंटेक्स के अंदर। ठीक है, ऑनली इंक्रीमेंट नहीं होगा। ओके, सो कैन हियर राइट डिक्रीमेंट। सेम ऐसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी देखिए br लगा दिया। देखिए अभी हम HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं ना, तो ये HTML का कोड है, सिंपल br लगा दीजिए आप। br का मतलब है ब्रेक रो, मतलब जो भी आउटपुट आएगा, देखिए मैं बताती हूँ, जैसे i इज इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिए, एक चीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब i की वैल्यू फिलहाल 1 है, सबसे पहले कंट्रोल कहाँ आता है, इनिशियलाइजेशन पे। उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंडीशन, कंडीशन चेक करेगा i इज लेस देन इक्वल टू 5 है, अगर है तो पहले कंट्रोल अंदर आता है लूप के, ये नहीं कि आप आई प्लस प्लस पे चले जाए, नहीं, कंट्रोल कैसे जाता है ये ध्यान समझिएगा। इनिशियलाइजेशन पे सबसे पहले आएगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके इस पार्ट के अंदर आएगा, तो सबसे पहले आई की वैल्यू लिखेगा, दैट इज 1, फिर इंक्रीमेंट करता है, 2 हो गई। अब फिर कंडीशन पे आएगा, फिर इस पे नहीं जाता इनिशियलाइजेशन पे, कंट्रोल कैसे मूव कर रहा है ये आप समझिए बस। तो फिर कहा जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब है कंडीशन 2 तो ये 2 प्रिंट कर देगा, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 3, 3 अगेन स्मॉल है। ठीक है, फिर 4 हो गया, अब 4 होते ही प्रिंट होते ही फिर कहा गया इंक्रीमेंट 5 हो गया,
5 = 5 है तो ये क्या प्रिंट करेगा, पाई। ठीक है, अब गया 6, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही इससे बाहर मतलब यहाँ का। ठीक है, दैट्स इट। अब ये इस तरीके का आउटपुट आएगा, क्यों आएगा भाई, मैंने यहाँ पे बी आर दिया इसलिए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है, देन कोड एग्जीक्यूट। डू व्हाइल के अंदर क्या होता है, पहले एक बार कोड एग्जीक्यूट होता है, देन कंडीशन चेक। ठीक है, तो एक बार तो प्रिंट हो जाता है, फिर कंडीशन, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, बट एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होता ही होता है इसके अंदर, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ देखिए वही i=1, बिल्कुल सेम एग्जांपल इसी टाइप से लिया हुआ है। i की वैल्यू अब 11, 12, 13, 14, 15 ये प्रिंट होगी, बट देखिए हियर आउटपुट जो है वो हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आउटपुट कैसा आएगा, वर्टिकल, बिकॉज मैंने यहाँ पे br दिया है। आप इस br को हटा दीजिए तो आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा। इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे सेमीकोलन लगता है स्टेटमेंट के बाद, लूप के बाद मत लगाइएगा। लूप के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता। ठीक है, इसे इनफाइनाइट टाइम क्या होता है, लूप चल जाता है, एरर आती है। ठीक है ना, फॉर लूप के बाद, व्हाइल लूप के, लूप के बाद कभी भी सेमीकोलन मत लगाइएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब देखिए व्हाइल आई इक्वल टू, अब वहां तो हमारी इंक्रीमेंट यहाँ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर करा व्हाइल लूप के अंदर। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी ना तो मैं उसके अंदर आपको चीजें एक्सप्लेन करती जाऊंगी सारी, क्योंकि प्रैक्टिकल मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर होता है। थ्योरी में आप ठीक है एक बार पढ़ लिया, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू चला गया कि हाँ इस टाइप से हम लिखते हैं, पर जब प्रैक्टिकल करेंगे तो 10 एरर आती है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, पहले हम क्या लिखते हैं, डू, देन उसके बाद आपका वही कोड लिख दिया और व्हाइल कंडीशन को उठा के नीचे लगा दिया। दैट्स इट। सारा काम किस में कर रहे हैं हम अभी तक, स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि वी आर, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो सारा काम स्क्रिप्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा फॉर इन लूप। ये हमें होता है जब हमें किसी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी वैल्यू उठानी हो, लाइक एरे, एरे में से हम वैल्यू उठाते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर से वैल्यू उठाते हैं। ठीक है, फिर टेक्स्ट देख लीजिए इसका। फॉर की इन ऑब्जेक्ट, की मतलब वो मेरा जो भी मुझे वेरिएबल लेना है, वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट, एरे भी तो ऑब्जेक्ट ही होता है, इसलिए हम, मैंने यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट लिख रखा है। ठीक है, कैसे लेते हैं, एग्जाम्पल बाकी जब आप वो करेंगे ना एरे, तो आपको उसमें भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट आप डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं, मैंने आपको बताया था, अगर आप स्टैटिक ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कॉन्स्ट लगा सकते हैं। यहाँ आ गया पर्सन, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और किस टाइप का, एरे टाइप का। एरे को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, बाकी तो मैं आपको बताऊंगी बाद में। और मैंने एक एफ नेम ले लिया, उसका नाम ये हो गया, एल नेम ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट है इसके ये। ठीक है, एल नेम इसका जॉन, और ये इस चीज को तो अभी ऑब्जेक्ट वाले में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। अभी आप इसमें समझिए कि मुझे अब वैल्यू कहाँ से लेनी है, इस पर्टिकुलर के अंदर से वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो कैसे लेते हैं, फॉर, ये तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, लेट, आप इसको बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेट ना लेके आप यहाँ पे वेर एक्स ले रहे हैं, लेकिन वेर एक्स से क्या होगा कि वो वैल्यू और जगह भी यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ वेर एक्स ले लिया सपोज आपने, या बाहर डिक्लेयर कर दीजिए आप इसको, तो यहाँ पे सिंपल एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल आप एक्स लिख दीजिए, तो एक्स इन पर्सन। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू लेनी है पर्सन की, तो टेक्स्ट के अंदर प्लस इक्वल की जगह आप लगा लीजिए पर्सन एक्स प्लस ये करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये पर्सन है, पर्सन नाम का जो हमारा एरे है, उसके अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेगा, इसे प्रिंट कर देगा। ओके, एरे का कंसेप्ट मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, बस अभी इतना समझ लीजिए। फॉर इन का हो गया कि अगर मुझे इस लूप, इसके अंदर से कोई प्रॉपर्टी, सॉरी इसके अंदर से, एरे के अंदर से कोई भी वैल्यू उठानी है, तो मैं फॉर इन यूज करूंगी। ठीक है, ये आपने फॉर इन का कंसेप्ट 100% हमें ये सी वगैरह के अंदर भी हो सकता है, और डॉट नेट में भी काफी जगह यूज होता है, तो वह पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ओके, फिर भी अगर नहीं हो क्लियर तो मुझे बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट है हमारा जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक दो प्रोग्राम देखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और प्रोग्राम बता दूंगी, समझा दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस, देखिए फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन तो आपको पता ही है कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, और
मेन क्या है, मेन ये है कि किसी भी कोड को रीयूज करना हो मैनी टाइम्स देन वी यूज अ फंक्शन, ठीक है। ओके, सो एडवांटेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट फंक्शन क्या है, दो ही चीजें सबसे बड़ी, कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब कोड को बार बार आप यूज कर रहे हो, ठीक है। लेस कोडिंग इसलिए हो गई, भाई बार फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को आप कॉल करते रहो, तो क्या है, आपको बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसको एक फंक्शन में डाल दो, ठीक है। जैसे आप फैक्टोरियल भी करते होंगे, फैक्टोरियल कर लीजिए, या कोई भी ऐसे काम जो आपको बार बार यूज हो रहा है, देन वी यूज अ फंक्शन। हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर काम को फंक्शन के अंदर डाल देते हैं और वो हम बार बार बस से फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। अब देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स बहुत इजी है, सिंपल फंक्शन हमारा कीवर्ड है, लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी फंक्शन का नेम, आर्ग्यूमेंट जरूरी नहीं है, अगर आपको लगता है डालना है, आपको जरूरत है तो डालिए, रिटर्न करानी कोई वैल्यू तब हम जनरली आर्ग्यूमेंट्स को डालते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे वो कोड आ गया, एग्जांपल देख लीजिए, ये फंक्शन हो गया, ये मेरे फंक्शन का नेम हो गया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो चीज हो गई जो मुझे डिस्प्ले करानी है, ठीक है, दैट्स इट। ओके, आज मैंने आपको पहले सारा थ्योरी बताया है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको इस तरीके से ज्यादा बेटर लगा या मेरे जो सीएसएस के वीडियोस हैं उन तरीके से अच्छा लगा कि एक एक टॉपिक को मैं आपका क्या करूँ, प्रैक्टिकल भी कराते जाऊँ, तो जो आपको बेटर लगे प्लीज मुझे कमेंट करिए, बताइए, मैं उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अब हम गाइस ये लास्ट एक बार फंक्शन को पूरा कर लेते हैं पहले, फिर दो तीन प्रोग्राम देखेंगे। जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शन को बिना आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं या आर्ग्यूमेंट के साथ दे सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने बिना आर्ग्यूमेंट के दिया, आर्ग्यूमेंट नहीं दिया ना इसके अंदर। अब देखिए नेक्स्ट मेरा है आर्ग्यूमेंट के साथ, सपोज मुझे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसे ये इवेंट के अंदर आएगा कि आपने किसी बटन पे, इसके अंदर देखिए मैं आपको सिंपल एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ये एक बटन है, बटन पे सपोज मैंने क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद वो मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मुझे वो जो नंबर मैं पास कर रही हूँ, यहाँ तो मैंने स्टैटिक कर दिया, नंबर एक फिक्स कर दिया 7, ठीक है। आप चाहे तो किसी भी नंबर का वो निकाल सकते हैं इस बार। मैंने जब इस बटन पे क्लिक करा तो इसने इस फंक्शन को कॉल करा, ठीक है। कॉलिंग भी समझा रही हूँ मैं, कॉलिंग किस तरीके से लिखते हैं, कॉलिंग है इसकी बहुत तरीके से होती है, पहले बटन पे तो क्या होगा, बटन की कॉलिंग होती है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। तो ऑन क्लिक इवेंट पे जब आपने कॉल किया, किसे किया, उस फंक्शन को कॉल, ये इस फंक्शन का नाम है, ये इवेंट पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी ओवरव्यू समझ लीजिए, इस बटन पे जब आपने क्लिक किया तो किस पे मेरा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, क्लिक पर, ठीक है। अब देखिए ये जो फंक्शन है, फंक्शन फंक्शन का नाम क्या है, एसक्यूआरटी मैंने रख दिया, और मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया नंबर, ये नंबर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, जब मैंने इसको कॉल किया ना फंक्शन को, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉलिंग फंक्शन जो कॉल कर रहा है, और ये हो गया मेरा कॉल पार्ट, ठीक है। तो ये जो नंबर है मैंने 7 कहाँ से दिया, यहाँ से दिया मैंने 7, 7 यहाँ से आया इसमें, ठीक है। यहाँ क्या पास हो गया 7। अब ये क्या करेगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, इट मीन इसका आंसर क्या आएगा 49। तो 7 मैंने क्या किया, एज अ आर्ग्यूमेंट भेजा, और ये ध्यान रखिएगा जहां कॉल करते हैं वहीं पे आर्ग्यूमेंट देंगे, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, दो तीन चीजें, या तो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट होगा या नहीं होगा, या फिर फंक्शन जो है कोई वैल्यू रिटर्न करता है या नहीं करता, अगर नहीं करानी तो वॉइड लगा दीजिए फंक्शन के आगे, करानी है तो आप अपना मैसेज रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल आपका मैसेज है, ठीक है। देखिए अभी आपको इस चीज हो सकता है नहीं समझ में आ रही है, HTML में हम कैसे लिखेंगे, कहाँ क्या करेंगे, हो सकता है कि नहीं आ रही हो, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखूंगी, इसमें तो मैं पूरा बॉडी टैग हेड टैग सब नहीं लगाऊंगी ना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू के अंदर क्या होता है, वी कैन कॉल फंक्शन देन रिटर्न अ वैल्यू एंड यूज इट इन अदर प्रोग्राम, ठीक है, हमारे प्रोग्राम में हम इसको यूज भी कर सकते हैं कोई वैल्यू रिटर्न करवा के। अब जैसे मैंने क्या किया, देखिए सिंपल वही कॉल करा, मैं करा ना मैंने फंक्शन का कॉल, फंक्शन का कॉल इससे भी कर सकते हैं, इवेंट के थ्रू है, और ये नॉर्मल कॉल हो गया, मैसेज, ठीक है। अब मैंने यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रखा है, ये देखिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आप आर्ग्यूमेंट के साथ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो मैंने सिंपल इस फंक्शन को कॉल करा, कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया, अभी जो मैंने रिटर्न लिखा है ना, रिटर्न हेलो हाउ आर यू, तो ये रिटर्न का होगा, ये रिटर्न करेगा यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ गई, हेलो हाउ आर यू, और जो वैल्यू आएगी उसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। रिटर्न क्या क्या करा है इसने, हेलो हाउ आर यू, और ये रिटर्न कहाँ चला जाता है, कंट्रोल अपना कहाँ भेजता है रिटर्न, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट
जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मुझे फंक्शन के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने, कैसे करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना देखा होगा, न्यू लगाते हैं, फिर जिस भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है उसका टाइप लिख देते हैं और वो आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। लेकिन इसमें बस एक चीज अलग है कि जो हम फंक्शन को एज ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये जो आर्ग्यूमेंट के बाद ये देखिए फंक्शन बॉडी यहीं आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए आपने क्या किया, इसी तरीके से करते हैं आप। कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है न्यू, तो वेरिएबल का नाम आता है न्यू, और हम मुझे फंक्शन को बनाना ऑब्जेक्ट, तो फंक्शन के आगे लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, आर्ग्यूमेंट दे रखे, आर्ग्यूमेंट के बाद मैंने आपसे क्या कहा, कॉमा लगा के फंक्शन की बॉडी यहीं आएगी। जबकि आपने ऐसा नहीं किया होगा, हमेशा क्या किया होगा, यहाँ बंद करके और नीचे आके आपने ये काम किया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन की बॉडी को इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जावा स्क्रिप्ट फंक्शन मेथड, कुछ मेथड है इसके, अप्लाई, बाइंड, कॉल, टू स्ट्रिंग, ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे काम आते जाएंगे, आप करते जाएंगे ना इसे, तो आपको लर्न हो जाएंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी चीज। ठीक है, इट इज यूज टू कॉल अ फंक्शन कंटेन दिस वैल्यू एंड अ सिंगल एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, एरे के अंदर हम इसको, सिंगल एरे के अंदर इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये फंक्शंस को कॉल करने के लिए ही काम आता है। ठीक है, बट सिंगल एरे ऑफ आर्गुमेंट, ये ध्यान रखिए। बाइंड, बाइंड क्या होता है, इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन, कोई भी नया फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज होता है। कॉल हो गया, इट इज यूज टू कॉल अ फंक्शन कंटेन दिस वैल्यू एंड एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, ये कॉल करने के लिए हो गया। टू स्ट्रिंग हो गया कि कन्वर्ट करने के लिए, रिटर्न द रिजल्ट इन अ फॉर्म ऑफ अ टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। ये इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कैसे लगाते हैं फंक्शन के आगे नहीं लगाते, टू स्ट्रिंग लगा दिया तो कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, सेम ऐसे कॉल से होता है, कॉल कर लेते हैं, बाइंड से हम नया फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है। अब हम करेंगे जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम। ओके, अब हम अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू ही, ये भी जो हमने पढ़ा है ना थ्योरी में, ऑपरेटर्स हो गए, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सारा का सारा हम करेंगे प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे सम एंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम नोटपैड ओपन करेंगे। ओके, आप चाहिए तो डायरेक्ट ले सकते हैं, सिंपल बॉडी के अंदर आते ही मैं आपको सब कुछ लिख के बताती हूँ फुल सिंटेक्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले डॉग टाइप, अच्छा एक चीज और, स्टूडेंट लेवल पे हम लोग नोटपैड यूज कर रहे हैं, बट हम जब प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं या कोई साइट हमको वैसे बनाए, तो कोशिश करिए फ्रेमवर्क यूज करिएगा। ठीक है, ये नोटपैड में इतना सब कुछ हमें लिखना पड़ता है, सीएसएस पे लिखना पड़ेगा, लेकिन आधी कोडिंग तो उसके अंदर ऑटोमेटिक आती है और इंटेलिजेंट वो भी होता है उसमें। और उसके अंदर क्या होता है, हम ऑटोमेटिक जैसे कोड टाइप करते हैं तो देखा होगा ना आपने। ठीक है, तो वो ऑटो इंटेलिजेंसी कहलाती है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप दे देता है। ठीक है, बट हमें लर्निंग पर्पज से हमारा HTML, सॉरी नोटपैड बेस्ट होता है। ठीक है, हाँ सेम वही, पहले मैं पूरा लिख देती हूँ, HTML है, टाइटल मैं फिलहाल नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, हेड हो गया, यहाँ पे आपका बॉडी, सिंपल मैंने बॉडी, ये तो मैंने क्या करा, HTML का ये टाइप कर दिया पूरा। ठीक है, इतना तो आप सबको पता है। अब आपको ये पता है कि हम हमेशा स्क्रिप्ट कहाँ लिखते हैं, हम स्क्रिप्ट लिखते हैं हेड के अंदर। तो सिंपल मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है। ठीक है, अभी मैं लैंग्वेज में लिखती हूँ, एक मिनट पहले मैं, इतना आप लोगों को समझ में आता होगा। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर हम CSS यूज कर रहे हैं तो हम टाइप इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे, अदरवाइज इसमें जरूरत नहीं है। तो मैं बिना लिखे दिखा देती हूँ आपको, कोई एरर नहीं आती है। ठीक है, अदरवाइज आप लिख तो सकते हैं, इतनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप आ गया स्क्रिप्ट। अब आपको क्या करना है, हमारा प्रोग्राम है सम एंड एवरेज ऑफ टू या थ्री नंबर्स, जो भी है हम टू डाल देते हैं, टू लिख। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेर, अब मुझे कितने नंबर चाहिए, नंबर, तो मैं N1 कॉमा N2, और एक मुझे सम चाहिए होगा, राइट, तो सम में मैं क्या डाल देती हूँ, 0। ओके, और एक मैंने एवरेज भी तो दिया है, तो साथ में AVG नाम का मैंने ले लिया। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया, ये हो गया मेरी वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए दो तरीके, या तो आप कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने N1 के अंदर 4 डाला, ओके, N2 के अंदर मैंने सिंपल 6 डाला। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे मैंने दे दिया
सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एन जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, n1 n2 सब कुछ भी जो भी करना है। अब मुझे प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखिए HTML प्रिंट करा दूंगा अभी। ठीक है, और किसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है, मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है सम की, तो सम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सम सेमीकोलन, सिंपल मैसेज सेव कर देती हूँ फाइल में जाके, इसका नाम रख देते हैं हम जावा प्रोग्राम। ठीक है, डॉट JS या HTML, एक्सटर्नल के केस में JS लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑल फाइल ये मैंने सेव कर दिया है, सेव। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई, सिंपल 10 आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सिंपल दो वो ले लिए वेरिएबल्स और उनकी वैल्यू हमने स्टैटिक कर दी, और इस तरीके से भी हम सम करा सकते हैं। तो हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स ले लिए और उनको दो नंबर ले लिए, उनका सम करा दिया। ठीक है, बट मुझे यहाँ ऐसा नहीं करना क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करूंगी, मैं इन्हें तो हटा देती हूँ, इन्हें तो कमेंट बना देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से यूजर से इनपुट लूंगी। तो यूजर से इनपुट लेने का क्या तरीका होता है, यूजर से इनपुट लेने का तरीका होता है, सबसे पहले n1 के अंदर मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पार्स, PARSEINT। ठीक है, पार्सेंट, और ब्रैकेट के अंदर प्रॉम्प्ट। अब मैं बताती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रॉम्प्ट और पार्सेंट क्या करता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट में सपोज मुझे कोई भी मैसेज डालना, वो मैं डालूंगी, एंटर फर्स्ट नंबर। देखिए ये बेसिक चीज है, स्टार्टिंग में ही अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमें एक एक चीज को बताने वाले हैं। ये प्रॉम्प्ट का बंद नहीं हुआ है अभी, डबल बंद होगा, यहाँ सेमीकोलन होगा। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि एंड को भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। Ctrl C। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, N2 एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यूजर से दोनों के दोनों ले लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे कराती हूँ सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या होगा, सम प्रिंट हो जाएगा, या फिर आप मैसेज के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। तो मैसेज लिखना मैं आपको बता देती हूँ, आप इस तरीके से लिखेंगे सम ऑफ, मैं आपको मैसेज वैसे लिखना नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैसेज के साथ वेरिएबल को कैसे शो कराना है सिर्फ वो समझा रही हूँ। ठीक है, टू नंबर्स, ये आ गया, इसे कर दिया कर्ली ब्रैकेट। अब इसके साथ चाहिए ना हमें, तो हम क्या लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस ऑपरेटर। ठीक है, प्लस लगा दिया तो सम की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसे रन करा लेते हैं। इसमें हमने हमसे क्या किया, एक फर्स्ट नंबर मांगा, मैंने इसे दिया 34। ठीक है, ओके, इसने सेकंड नंबर मांगा, मैंने 45 दिया। क्या करा इसने, सम ऑफ टू नंबर कर दिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं आपको समझाती हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर मैंने आपको बता दिया था, n1 के अंदर मैंने क्या किया, n1 के अंदर मैंने यूजर से एक नंबर लिया है। ठीक है, n2 के अंदर भी मैंने सेकंड नंबर लिया। अब यहाँ ये देखिए, पार्स इंट और प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले समझिए प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट इज यूज टू कन्वर्ट द यूज, सॉरी, प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, ओनली प्रॉम्प्ट कब यूजर, अगर हमें इनपुट लेना है यूजर से तो वी विल यूज प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट और अंदर वो भी मैसेज दे देंगे जो उसको सामने डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब पार्स इंट क्या करता है, पार्स इंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द यूजर इनपुट स्ट्रिंग टू नंबर। अगर गलती से उसने स्ट्रिंग में भी डाल दिया तो उसे कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, नंबर के अंदर। ठीक है, जो भी हमारी ये जो स्ट्रिंग है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो पार्स इंट इसलिए यूज होता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट हो गया यूजर से इनपुट लेने के लिए। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद हमने सिंपल सम किया और सम को प्रिंट कराया। यहाँ पे क्या क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, फर्स्ट की ये जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, तो देखिए यहाँ पे आई कैपिटल है, स्मॉल मत लिखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपस में इनको
मैसेज और जो भी हमारी वैल्यू उसको एक साथ डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे मेन, इन्हें ध्यान रखिएगा। ये तो बन गया अब हमारा सम का। अब हमें सम के बाद क्या करवाना है, एवरेज भी तो प्रिंट करवाना है। तो एवीजी के अंदर क्या आ जाएगा, सिंपल सम, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे बताइए, कि जितने नंबर है एनुअल प्लस N2 भी दे सकते हैं, पर हम यहाँ पे 2 ही दे देते हैं कि हमारे पास 2 है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सम आ गया और सम के साथ मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करा देती हूँ एवरेज, या चाहे तो आप नीचे लाइन में करा सकते हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ प्रिंट करा देती हूँ एवरेज। ठीक है, आ गया। सम ऑफ टू नंबर 7, एवरेज ऑफ टू नंबर इज 3.5। ठीक है, तो ये हो गया सम और एवरेज। ठीक है, अब देखिए एक ही लाइन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर बी आर ब्रेक रो दे देंगे। यहीं पे मैं आपको डिजाइनिंग बताती साथ में, और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैंने बी आर दे दिया, पर जितनी भी चीजें आप यहाँ लिख रहे हैं उनमें कॉमा जरूर लगाइएगा, अदरवाइज ये आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें होती है जो हम नहीं देखते, हम वीडियो को स्किप कर जाते हैं आगे। ठीक है ना, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सेव कर दिया मैंने एक प्रोग्राम, 1 सेकेंड, हमने कहीं गड़बड़ कर दी है। ओ, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, 3 4, ओके, आ गया नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, इस तरीके से ये तो हमारा हो गया सम एंड एवरेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लेके चलते हैं, टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, ऑड और इवन को हम ऑड और इवन का हम प्रोग्राम बना लेते हैं उसके अंदर। ऑड इवन वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, चलिए फिर भी बता देती हूँ मैं। ठीक है, इसी प्रोग्राम में चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज इसे कमेंट बना देते हैं। 1 सेकेंड, मैं इसे इसी फाइल के अंदर सारे प्रोग्राम बना देती हूँ। ठीक है, अब इसे कमेंट बना के, ये मेरा HTML का कमेंट है, HTML में कमेंट इस तरीके से बनाते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। अब आप चाहें तो यूजर से इनपुट ले लीजिए या मत लीजिए। ठीक है, हमें सिंपल प्रोग्राम बनाना है कि जो नंबर हमने दिया है वो क्या है, कि वो इवन है ऑड है, ये चेक करना है। तो सिंपल हमने डिक्लेयर करा व्हेन नंबर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सपोज नंबर डाल दिया 7, ये हो गया व्हेन नंबर इज 7। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसके अंदर सिंपल एक मैसेज डाल दूंगी, उससे पहले हमारी कंडीशन लगेगी इफ। कैसे चेक करते हैं, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, उसमें था ना ये नम रिमाइंडर बाय अगर 2 है। ठीक है, अगर ये 0 है तो ये क्या करे, ये हमें सिंपल मैसेज टाइप कर दे, डॉक्यूमेंट, देखिए मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है, अगर सिंगल है तो चल जाएगा, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिंपल मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर इक्वल टू 0 है तो ये इवन हो जाएगा, इवन, या आप पूरा आप लिख लीजिएगा पूरा कि नंबर इज इवन, या नंबर भी प्लस कराना, डिस्प्ले कराना तो प्लस करके लिख दीजिएगा। ठीक है, एल्स, ध्यान रखिएगा कर्ली ब्रेसेस एक से ज्यादा में लगेगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। और हो गया डिस्प्ले, ठीक है, हो गया सिंपल, मैंने एक नंबर लिया उसको करा। अभी इसी चीज को हम कैसे करेंगे, उसके थ्रू, प्रॉम्प्ट के थ्रू। सिंपल मैंने नंबर किया, देखिए ऑड आ गया, भाई ये ऑड ही नंबर है तो ऑड आ गया, आप चाहे तो ये लीजिए, मैं यहाँ पे आपके लिए 60 कर देती हूँ। ठीक है ना, ये देखिए इवन आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं प्रॉम्प्ट कराऊंगी यूजर से, मुझे यूजर से ही प्रॉम्प्ट करवाना है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो फिक्स हो जाते हैं ना हमारे। ये लीजिए, मैंने ये हटा दिया,
ठीक है, यहाँ पे मैंने यूजर से ले लिया इनपुट और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया NUM। इसे मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि ऊपर में कंसेप्ट समझा चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब आपका नम आ गया तो आप नम को चेक कर रहे हो कि ये सब ठीक है। अब मैं यूजर से एंटर फर्स्ट नंबर की जगह एंटर नंबर करा लीजिए। ठीक है, हो गया। अब इसे क्रैश करिए, आपने नंबर दिया 56, ये देखिए इवन आंसर आ गया। अब जैसे डेकोरेशन आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। डेकोरेशन से रिलेटेड मतलब इसको अट्रैक्टिव बनाना वो मैं बता दूंगी, पर इन प्रोग्राम्स में क्या अट्रैक्टिव बनाना हमें पेजेस को, राइट। जब हम करेंगे ना इवेंट्स वाला तो हम इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट एक और मैं आपको रन करा के दिखा देती हूँ। इवन हो ही चुका है और का ये रहा, देखिए और आ गया, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये 2 प्रोग्राम हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रोग्राम है, गिवन नंबर इज पॉजिटिव 0 और इस तरीके से हमें चेक करना है। ठीक है, तो फिर से मैं इसे बना देती हूँ, कमेंट यहाँ से हटा के। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर इज इवन और ठीक है, ये हो गया। अब हमारा है थर्ड प्रोग्राम। थर्ड प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, सेम। अब मैं डायरेक्ट आपको बार बार वेरिएबल को फिक्स नहीं कर रही, मैं यहाँ से ना एक यूजर से इनपुट ले लेती हूँ, नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, प्रोग्राम मेरा पहले की तरह इतना तो सेम ही होगा, राइट। यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब देखिए इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है हमें, आप प्रोग्राम देखिए, गिवन नंबर इस वही नंबर ले रहे हैं, तो हमने क्या किया कि नम ले लिया। अब यहाँ कंसेप्ट अलग कर देंगे हम। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, हमें यहाँ चेंज करना है कंसेप्ट। ठीक है, तो बस अब सिंपल सा क्या लग जाएगा, आप खुद सोचिए। कोई भी नंबर है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कैसे चेक करते हैं, सिंपल। हमें इफ, देखिए मैंने आपको यहाँ पे इफ का कंसेप्ट भी बता दिया है। अब मैं और प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं बताऊंगी, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। जितने आपको, अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको एक सिंपल इफ नंबर इक्वल्स टू, हमारा नम है, अगर वो सॉरी अगर हमारा नंबर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसी को ले लेते हैं। नंबर इज क्या हो गया 0। ठीक है, सिंपल। अब देखिए मैं आपको ये प्रोग्राम क्यों बता रही हूँ। मैंने फर्स्ट वाले के अंदर आपको सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने बताए, सेकंड में मैंने आपको इफ एल्स का कंसेप्ट बताया। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ इफ एल्स इफ, इसके अंदर तो हम एल्स नहीं तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम चेक करेंगे कि हमारा जो, सॉरी यहाँ पे भी कंडीशन होगी ना, एल्स इफ मैं चेक करूंगी कि नम क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अब सिंपल है, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव, राइट। नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, ठीक है, अब इसका एल्स पार्ट हो गया। एल्स पार्ट इसका चाहे तो आप सिंपल लिख सकते हैं, देखिए एक मिनट, नंबर इज नेगेटिव। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, भाई अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है, 0 नहीं है तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है ना, अदरवाइज आप चाहे तो दोबारा से कंडीशन चेक कर लीजिए, लेस देन 0 चेक कर लीजिए। ठीक है, तो मेरा इसी से काम हो जाएगा, मैं एक्स्ट्रा कोडिंग क्यों लिखूं, राइट। अब हम नंबर ले लेते हैं यूजर से, मैंने नंबर ले लिया 67, क्या बता रहा है, नंबर इज पॉजिटिव। अगेन मैं इसे रन कराती हूँ, नंबर ले लिया मैंने 0, क्या हो रहा है, नंबर इज 0। नेक्स्ट अगेन मैं इसे रन कराती हूँ, -8, क्या हो गया, नंबर इज नेगेटिव। देखिए कितना सिंपल था। ठीक है, तो गाइज अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के सारे कंसेप्ट बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गया है। देखिए उसमें हम क्या कवर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम 3 नंबर्स कर लेंगे। एक मैं इसके बाद ऐसा ही वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर सारे प्रोग्राम के थ्रू ही आपको जो फंक्शन तक के कंसेप्ट है ना वो मैं समझा दूंगी, मैक्सिमम मिनिमम समझा दूंगी। उसके अंदर नंबर IUS नंबर इज आएगा, नंबर इज प्राइम होता है नहीं होता, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर यूजिंग फंक्शन। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे प्राइम का कंसेप्ट बता दूंगी। और कौन कौन से, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बता दीजिए कि इसके अलावा आपको कौन कौन से प्रोग्राम जो है नहीं समझ में आते या उनका कंसेप्ट नहीं समझ में आता, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। लाइक जैसे
डिजिट का हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया और पैलिंड्रोम हो गया, ठीक है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में, आप प्लीज इसी वीडियो के अंदर मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, तो मैं वो सारे प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। तो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।